अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमें अब बैलेंस बनाना होगा रिटन में भी और आपका उसके लिए भी, रिटन के लिए भी और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमारे पास में अभी दोनों ही बातें हैं। हम ना उसको इग्नोर कर सकते हैं और ना ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है ही, क्योंकि हम एक स्टेप आगे हैं, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। लेकिन जब तक रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आ जाएगा तो हम यानी कि मेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि हम बाउंड्री पर ही हो या हमारा स्कोर उतना बेहतर नहीं है, तो अगली बार तो कम से कम बेहतर कर सकते हैं ना। और अभी ये है कि हमारा यदि उसमें स्कोर कम हो रहा है रिटन में, तो अब हम यानी कि इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। यानी कि इसमें आपका जो इंटरव्यू है 100 मार्क्स का है, तो इस 100 मार्क्स में यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम आपका 75 से लेकर के 80 मार्क्स आप इसमें कम से कम गेन करें। अब ये है कि उसमें जब हमारा टारगेट ज्यादा है तो उसमें हमें ज्यादा फोकस भी करना होगा और हमारी हर छोटे छोटे से यानी कि माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना होगा। हर चीज में आपको काम करना होगा, हर चीज में काम करना होगा। देखिए सब्जेक्ट तो आपने पढ़ा है और अब और अच्छा पढ़ लेंगे, क्योंकि जिनका मई में यानी कि इंटरव्यू है तो मई तक एक बार उनका सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ चुका होगा और अच्छे तरह से तैयार कर लिया। लेकिन वहां आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट से ज्यादा आपका जो पर्सनालिटी पर अपने काम करना है, यानी कि पर्सनालिटी को हम किस तरह से ग्रूम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, यानी कि हमें पर्सनालिटी को निखारना है। तो ये कैसे निखारा जाएगा, वो ये है कि हमें हर चीज पर काम करना होगा। हर चीज पर मतलब ये है कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो गेट में एंटर करने से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, उस पर यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना होता है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट क्लास में एंटर करना ही अच्छी तरीके से नहीं करते, क्योंकि वहां आपका एंटर करने का तरीका ही बहुत इंप्रेस कर देता है कि आपने किस तरीके से एंट्री ली है। और एंट्री लेने का तरीका कई बार यानी वहीं पर एक इमेज बना देता है, अरे ये पर्सन मतलब इसमें एटिकेट्स नहीं है, और वो उतनी इंप्रेसिव छाप नहीं छोड़ पाता है ना। जैसे वो आपने देखे गौरव जी कैसे एकदम से एंटर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हमसे वो लड़ने के लिए आया हो, इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं। आपका कैसा वो तो आ तो गई, आना तो था ही, तो ठीक है आ गए, तुम कोई दिक्कत नहीं, बोले 100 मार्क्स हमारे पास है ना। अब आप जैसे आओगे उस हिसाब से उसमें सब वैल्यूएशन आपके करने लगेंगे। मतलब आपका एंटर करने का जो तरीका है, एंट्री जो आप करते हैं, तो उसमें आपका गेट से अंदर आने से लेकर के और चेयर तक का जो सफर होता है, लगभग आप मान के चलिए कि 20% आपका इंटरव्यू यही हो जाता है। आपने गेट को किस तरह से खोला, फिर आपने वहां पर उनसे आने के लिए परमिशन किस तरह से ली, है ना, वो आपका। और इसमें भी आपका जैसे गेट का एंटर कर रहे हैं तो उसमें जब आप परमिशन ले रहे हैं तो कितनी बॉडी अंदर होना चाहिए, कितनी बॉडी बाहर होना चाहिए, आपका यानी कि आगे तरफ झुकाव होना चाहिए, इस तरीके से यानी कि फाइल आप जैसे यहाँ लिए हुआ है ना, इस तरीके से आप एक हाथ में फाइल होगी तो एक पैर आपका इस तरह से आगे एक पीछे होना चाहिए और थोड़ा सा झुके हुए, और यानी कि गेट के अंदर आधा पार्ट और पीछे का पार्ट यानी कि बाहर होना चाहिए। तो ये दिखाता है कि हाँ आप यानी कि बाकी परमिशन ले रहे हैं। अब अंदर आ गए फिर आप कह रहे हैं कि साहब मैं अंदर आ जाऊं क्या, अब कहने की क्या जरूरत है, तो आप आ गए बिना कहे यार, समझ ना। ये चीजें भी बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए आपकी, जब आप इस तरह से एंट्री लेते हैं तो वो इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद आप जैसे चल के आते हैं, है ना, तो लगभग मुझे लगता है कि कितना भी पास हो कितना भी दूर होगा, लगभग 4 या 5 कदम तो आपके तय होंगे, मतलब गेट से लेकर के और चेयर तक के। उससे पहले ही आपका जब चेयर है तो चेयर से 1 कदम पहले ही खड़े होकर के आप वहां पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, ऐसा नहीं लगे कि साहब आप आए हड़बड़ाहट में और नहीं कि अब निकलना है इसकी तैयारी के साथ में, नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उनसे क्या करेंगे, विश करेंगे, उनसे अभिवादन करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या नमस्कार, नमस्ते सर, जो भी आपका यानी कि तरीका हो वो आप सहज तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आप यानी कि एंटर हो गए, मतलब वहां से आपका अभिवादन हो गया,
फिर आपको वो जब तक बैठने के लिए नहीं बोले तब तक आप नहीं बैठे। ये नहीं कि साहब नहीं कि अब मैं तो आया हूं, चेयर मेरे लिए डली हुई है ना, तो आप बैठ गए। तो कई बार क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी चेक किया जाता है, तो आप बड़े सहज तरीके से खड़े रहिएगा। जैसे आपके एक हाथ में यहाँ फाइल होगी इस तरह से, है ना, और एक हाथ में ये मुट्ठी नहीं बनी हो, इसके तो बनी जाएगी, क्योंकि इसलिए बन जाएगी क्योंकि आपके फाइल हाथ में लिए। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एकदम ऐसा भी नहीं होना चाहिए सब क्या ऐसा स्ट्रेट किए जा रहे हैं, मतलब लग रहा है कि हाथ में टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, चेहरे पे तो है ही और उसका टेंशन हाथ में भी आ रहा नहीं। बिल्कुल सहज तरीके से आप इनके खड़े रहेंगे, ठीक है। जब तक वो आपको बैठने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं बैठेंगे। और जैसे ही आप बैठ जाते हैं तुरंत ही इमीडिएट आप उनको मतलब पूरी पोजीशन नहीं लें, उससे पहले ही आप उनको थैंक यू बोल दीजिएगा। फिर पोजीशन आप लें तो वो भी एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, बॉडी पोस्चर। ऐसा नहीं कि साहब बैठे तो है, क्या दिक्कत है, चेयर डली हमारे लिए डली, हम जैसे ही बैठे वैसे बैठे, नहीं। तो आपको बड़ा उसमें भी सहज दिखना चाहिए, कूल दिखना चाहिए। उसमें जो आपकी जो हिप होती है ना, वो यानी कि चेयर का जो बैक साइड होता है उससे टच हो जाना चाहिए। लेकिन आपका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो कहीं भी टच नहीं होगा। मतलब ये मान के चलिए कि आपका नीचे का और यानी कि ऊपर के बॉडी में 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बिल्कुल एकदम ऐसे पीछे झुके हुए नहीं बैठे, ना आगे झुके हुए बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। और स्ट्रेट में भी ये नहीं कि सब खिंचे हुए है ना, ऐसे आप आर्मी का जैसे इंटरव्यू देने के लिए आए, नहीं। आप यानी कि बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन है और एक आपका जो प्रोफेसर की लाइफ होती है बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन तो है, और उसके वो हाव भाव से भी दिखना चाहिए। वो तो बात की बात है कि अभी तो हमारा ज्ञान का परीक्षण तो हो ही नहीं रहा ना, अभी तो हमारी सिर्फ पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है। तो वहां तक आप अपनी इतनी अच्छी इमेज छोड़ दें बैठने तक, बैठने के बाद फिर अगला स्टेप स्टार्ट होता है। तो वो आपका जो फर्स्ट एंट्री वाला जो इंटरव्यू का जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, बहुत शानदार होना चाहिए। तो ये आपका एंट्री हो जाती है, आप बैठ जाते हैं। फिर यहां से आपका डिस्कशन स्टार्ट होता है। अब डिस्कशन में ज्यादातर वो क्या होता है कि अब बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे मैं भी आया, आपको मैंने देखा क्लास में पहली बार, आपको भी देखा, तो मैंने क्या कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। तो यही तरीका उनका होता है, जैसे आप आएंगे बैठेंगे और हाँ उससे पहले क्या करते हैं ज्यादातर वो आपको फाइल जो होती है ना आपके हाथ में, जो उसको टेबल पर रखवा देते हैं ज्यादातर, फिर टेबल पर आप रख लीजिए। यदि नहीं बोले तो नहीं रखना है, यदि सर ने बोला था कि टेबल पर रखवा लेते हैं तो वो रख ही देते हैं जाकर के। ये तो वहां पर सिचुएशन है ना, हो सकता है वो आपसे बोलना भूल गए या आपका उसमें भी देखना चाह रहे हैं कि आप फाइल किस तरह से रख के बैठते हैं, है ना। तो ध्यान रखें कि फाइल को आपको किस तरह से रखना है कि ये आपकी जो जंगा है यहाँ पर आप रखेंगे और उस पर यानी कि फाइल के चाहे तो इस तरह से हल्के तरीके से पकड़ सकते हैं, तो उससे क्या है कि आपका फिंगर मूवमेंट भी नहीं होगा, और या चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं उसके ऊपर, ये आपके ऊपर है। वैसे कोशिश करें कि आप यानी कि हल्का सा ऐसा रख सकते हैं और चाहे तो फुल उसके साथ। फिर चेयर पर जब आपको फाइल रखवा दी जाती है तो फिर आपको बिल्कुल अपने जो जगहों पर ये उंगलियां रखना है। और अब ये है कि उंगलियां एकदम फैली हुई ज्यादा नहीं होना चाहिए और ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए चिपकी हुई। तो चिपकी में ये दिखाई देता है कि आप यानी कि अपने आप को बहुत क्या कर रहे हैं, संजो के रख रहे हैं, बहुत अपने आप को बांध के रख रहे हैं। और फैली हुई ये दिखाती है कि आप बिल्कुल यानी कि कहीं सीरियस नहीं है। तो आप यानी कि हल्का सा गैप हो सकता है, आप इस तरह से जो आराम से बैठते हैं वो पोजीशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बैठने के बाद फिर आपसे जैसे डिस्कशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट यही रहता है कि आप अपने बारे में बताएं, आप अपना परिचय दें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब इस तरीके से यहाँ से बातचीत होती है। तो हालांकि अब ये इसकी आवश्यकता नहीं है कि उनके पास में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो आपको एक सहज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपने बारे में तो पूछ रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा सहज तो कुछ हो ही नहीं सकता। कि आप अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। तो आपसे अपने बारे में, आपके बारे में पूछ करके वो आपको एक थोड़ा सा क्या ला रहे हैं, कंफर्ट जोन में ला रहे हैं कि आप जिससे बातचीत कर सकें। अब सीधे आकर के वही आपसे ऐसे क्वेश्चन दागने स्टार्ट कर दें कि पता है कि साहब ये कैसे भी नहीं बता पाएगा, तो आप ऐसे थोड़े कि आपको कोई डिप्रेस करने के लिए वो लोग बैठे हैं। वो है नहीं कि आप बहुत ही मान के चलिए कि काफी कोऑपरेटिव लोग रहते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो आपसे अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में ही बात करना चाहते हैं। तो शुरुआत जो होती है वो आसान प्रश्नों से टफ की ओर जाता है। डिस्कशन जो है ना आपका इजी टू
मतलब हार्ड की ओर जाता है। तो इसमें आपका सबसे आसान जो हो सकता है वो आपका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। बोले इसमें कौन सी खास बात है भाई, पूछा हमने बता दिया नहीं। मैं मानता हूं कि ये भी आपका डिस्कशन का फर्स्ट इंप्रेशन है। जैसे ये आपका एंट्री का, जैसे आपने गेट में एंट्री की तो फर्स्ट इंप्रेशन था और फिर वो पूरा आपका हुआ। यहां पर भी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कशन का फर्स्ट यानी कि इंप्रेशन देने का हो सकता है। तो उसमें आप यानी कि कुछ भी बोल दो, क्या दिक्कत है? नहीं, सबसे पहले तो उसमें सीक्वेंस होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस इसलिए जरूरी होता है कि कोई भी चीज है ना बिना सीक्वेंस के बेकार है। क्यों? क्योंकि आपने जो भी बोला है उसमें एक रिदम में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपना नाम, ठीक है, मेरा नाम ये है, फिर आपको ये बताएंगे कि मैं इस जगह से आया हूं, मतलब आप अपने जिले का नाम बता सकते हैं। आपको लगता है कि मेरी तहसील काफी इंपॉर्टेंट है तो आप तहसील भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको देखना है कि वो चीजें क्या उसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो वो आपने जैसे कहा कि मेरा नाम ये है और मैं इस गृह जिले की इस तहसील से आया हूं, और आपको ये लगता है कि मैं बिल्कुल रूट लेवल से दिखाई दूं, तो आपको उसमें अपने गांव को भी ऐड कर सकते हैं कि लगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा पर्सन है कि जिसको न शहर में रहने में दिक्कत है न वो रूरल एरिया में दिक्कत है, मतलब वो हर जगह एडजस्ट कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी वो रूरल एरिया से आया। तो एक यहाँ इस तरह से भी आप ले सकते हो। फिर इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन में एजुकेशन आ जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फैमिली को उसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चों वाला वो नहीं है, एग्जाम नहीं है। एक बड़ा मेच्योर पर्सनालिटी आपको दे और आपकी खुद आइडेंटिटी है और आपकी पहचान है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ फैमिली मेंबर को आप उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आप फिर बताएंगे आपका प्राइमरी एजुकेशन, मतलब पूरा एक मान लेते हैं कि मतलब स्कूलिंग पूरी 10th और 12th ये अपने उसमें सर्टिफिकेट भरवाए जाते हैं डैप में। तो आप इनके ये बोल देंगे प्राइमरी एजुकेशन मतलब पूरे आपकी अर्ली एजुकेशन यह कह दिया जाए कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है अर्ली एजुकेशन है वो यानी कि हमारे गृह जिले यहां से हुई है। ठीक है, और आपको ये लगता है कि कुछ चीजें हमें इसमें स्पेसिफिक कर देनी चाहिए, तो मैं उसका आपको तरीका बताऊं। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में आप पढ़े हुए हैं तो वो जरूर नाम ले दो, तो धारा के साथ में बह जाओगे आप। भाई क्या होता है कि हर जगह की विचारधारा होती है, तो मुझे लग रहा है कि ये विचारधारा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक रहेगा। यदि आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं तो उसको बता सकते हैं। दूसरा, आप यदि नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए हैं तो वो चीज आप बता सकते हो सामान्यता। और यदि बहुत कोई स्पेसिफिक आपका विद्यालय रहा हो किसी भी टाइप से तो आप यानी कि वहां नाम ले सकते हैं। अदरवाइज यानी कि स्कूल का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी भी नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत लेंदी हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट ही नहीं आया उनको, क्योंकि वो जो सुनना चाह रहे थे वो चीजें तो आपने बहुत ज्यादा बाद में बताई जाकर के और अननेसेसरी बहुत सारी ऐड कर दी। देखा कि इंट्रोडक्शन जो आपका है गया मतलब 2-3 मिनट का हो गया, नहीं, आपका इंट्रोडक्शन है 1 मिनट से लेकर के और 1.5 मिनट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर इसमें आपका नेक्स्ट आपके ऐड करेंगे फिर आपका कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका यदि बीएससी और आपने एमएससी किया हुआ है और एक ही कॉलेज से किया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है 2 बार नाम लेने की। आप बोल सकते हैं कि बीएससी मैंने ये सब्जेक्ट के नाम जरूर बताएं बीएससी में, ठीक है, ये सब्जेक्ट यानी कि मैंने लेकर के बीएससी किया है और इसी कॉलेज से मैंने एमएससी इस सब्जेक्ट से किया है। ठीक है, आपकी स्ट्रीम चेंज हो रही है तो आप जरूर बताइएगा। जैसे आपने पहले बीएससी किया था उसके बाद फिर आपने एमए किया हुआ है तो आप यानी कि दोनों चीजों को बताएंगे। और मैं समझता हूं जहां तक है कि कॉलेज भी अलग हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर भी आपको ये चीज बतानी है, मेंशन करनी है ना। और यदि आपको ये लगता है कि ये चीज मैं स्क्रिप्ट कर दूं, कहीं कहीं क्या होता है कि हम फंस सकते हैं तो हम स्किप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मतलब हालांकि वो तो डेप्थ में है, छुप नहीं रहा, लेकिन छुपाने की कोशिश की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपने एमए किया हुआ है, एमए के सब्जेक्ट आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, बीएससी के उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए तो आपने एमएससी नहीं किया ना, आपने एमए किया है। तो आप क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएशन बोल करके, ग्रेजुएशन मैंने इस कॉलेज से किया, सब्जेक्ट को मत करो, क्योंकि वहां जो आप बोलेंगे ना वही उनके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करेगा। यही चीज रहती है कि इंटरव्यू को हम अपने तरफ कैसे
मोल्ड कर सकते हैं। तो वो तरीका यही है कि यदि आपने बीएससी किया है या बीटेक भी कर लेते हैं, कुछ लोग बी कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो करते हैं क्या, एमए करते हैं, तो आपको लग रहा है कि हम उस पर डिस्कस हमारे पे ना हो, तो आप सीधे बोल दो ग्रेजुएशन मैंने, है ना, इस कॉलेज से किया है। उसके बाद एमए, तो आपका एमएससी जो है वो तो सामने ही है, क्योंकि उसी की वजह से तो आप पहुंचे वहां पर जाने। तो यहाँ पर फिर आपको एमए या एमएससी जो भी है वो आप बताएंगे मैंने इस सब्जेक्ट में किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा वो आपका नेट और सेट, क्या नेट और सेट के बारे में बताएंगे। हाँ, बीच में कुछ लोग क्या बीएड भी कर लेते हैं। अब ये है कि आप यदि बीएड की वजह से टीचर बने हैं तो फिर आपको बीएड बताना ही बताना है, क्योंकि उसी की वजह से आप टीचर बने हुए हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा या मैं उतना अच्छा तैयार नहीं है, मैं फंस सकता हूं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको वहां छोड़ना है या उसको ऐड करना है, क्योंकि उसमें ऐसी उसमें एलिजिबिलिटी में शामिल नहीं है बीएड। और यदि आप चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो तो आप बताइए कि मैंने बीएड किया हुआ है, जब भी आपने किया हो। फिर उसके बाद आप नेट और सेट, ये चीज दोनों है वो आप बता दीजिए। अगला आपका है पीएचडी का, है ना, और यदि आप चाहो तो एमए के बाद या एमएससी के बाद ही पीएचडी बताओ, फिर नेट सेट बताओ। यदि पीएचडी नहीं है तो जरूरत ही नहीं, और यदि है तो आप यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और यानी कि नेट और सेट के बीच में जो पार्ट है बीच का भरने के लिए, वो आप बताइए क्या, पीएचडी का। पुराने लोग हैं, हो सकता है कि उनके पास में एमफिल हो, हाँ आप जैसे एमफिल है तो एमफिल भी आप बताएं, और यदि पीएचडी है तो पीएचडी बताएं। नहीं, पहले एमफिल पीएचडी, एमए के बाद एमफिल तो पीएचडी। कई बार क्या होता है कि हमारा जो एमफिल का जो टॉपिक होता है ना वही कंटिन्यू हो जाता है पीएचडी में जाकर के, आपका अलग। हाँ, कई लोग ऐसे करते हैं, उसी को टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं और इनके एडवांस रिसर्च के लिए। तो आप एमफिल बताएं, उसके बाद आप अपना पीएचडी बताइए, और उसके बाद आप नेट और सेट ये दोनों क्वालिफाई है तो आप बताइएगा। लेकिन अब तो ये कर दिया यदि नेट क्वालिफाई है तो सेट की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये गलत होगा, गलत मतलब दंडनीय अपराध होगा, इस तरह से उन्होंने कह दिया कि पनिश किया जा सकता है, आपको एग्जाम से भी हाँ वंचित किया जाएगा। तो आपने यदि नेट किया हुआ तो सेट आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले हो गया वो अलग बात है, लेकिन अब अगली बार से यही है कि नेट यदि है तो सेट की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, तो वो मैंने कहा वो तो ठीक है, अब अगली बार के लिए बोलिए, अगली बार का। हाँ, तो उस समय रूल भी नहीं था ना, इसी बार तो उन्होंने ऐसे किया कि आपको जो 2022 वाले में, जी, हाँ बिल्कुल। मैं अभी एनईपी जब आऊंगा थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लूंगा, अभी इसको पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। फिर आपको यहां तक यानी कि आपका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका कवर हो गया। अब प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, यदि आप जॉब में है तो आप जॉब अपने आप बताएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब है, तो आप जो भी कर रहे हैं वो आप बताइएगा, ठीक है। उसके बाद यहां आपका क्या हो गया, पास्ट था पूरा, प्रेजेंट हो गया। अब यानी कि आपके इंट्रोडक्शन में फ्यूचर भी दिखना चाहिए, मतलब आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट तभी माना जाता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को कवर करते हुए आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे आप पीएचडी नहीं है और पीएचडी हैं, तो दोनों ही बातों के लिए यदि आप पीएचडी नहीं है तो आप बोलेंगे कि मैं यानी भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर के आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर चर्चा हो जाए, तो आप सीधे ऐड कर दो। ये अच्छा आपके पास में वो है क्या मौका है कि इंटरव्यू को अपनी तरफ खींच सकते हो, समझ रहे ना। तो आप बोल दीजिए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर के इस टॉपिक पर क्या रिसर्च वर्क करना चाहता हूं। तो ये है कि अब लास्ट बात सुनकर के वो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा मौका है कि आप यानी कि पहले से, अभी हमने नहीं किया लेकिन हमने डिसाइड करके रखा है कि बस आपके सामने हम आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और बस नेक्स्ट यानी कि हमारा जैसे सिलेक्शन होता है तो हम यानी कि तुरंत पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करवा के और इस टॉपिक पर यानी कि क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। यदि आप ऑलरेडी पीएचडी हैं तो आप क्या कहेंगे कि मैं यानी कि भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर के छात्रों का बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन देना चाहता हूं, समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहता हूं। और आपको लगता है कि इस विषय पर चर्चा ऐसी हो तो आप उसमें और ऐड कर दो कि साहब मैं इस क्षेत्र में और अच्छा यानी कि काम करना चाहता हूं।
शोध पत्र प्रकाशित करवाना चाहता हूँ, या आप हिंदी साहित्य के हैं तो आप कह सकते हैं कि इस पे मैं और यानी कि लेखन कार्य करना चाहता हूँ, है ना। तो और यदि आपको लगता है कि किसी हिंदी साहित्य की किसी विधा पर आपकी चर्चा होनी चाहिए तो आप वहां भी मोड़ सकते हो। क्या भविष्य में मैं यानी कि इस तरह से काव्य पाठ यानी कि करना चाहता हूँ, काव्य लेखन करना चाहता हूँ, या मैं कहानी लिखना चाहता हूँ, मैं यानी कि निबंध लिखना चाहता हूँ, तो वो आपके ऊपर है। मैंने कहा कि यहाँ पर आप यानी कि उनको एक कुशल छोड़ सकते हो कि इससे पूछो, इसमें आप एक क्लू दे सकते हो लास्ट वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्कशन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन में किस किस बात पर नहीं कि आपको वहां चर्चा आगे बढ़ेगी, तो आपकी एक तो नाम से ही स्टार्ट हो जाएगी, है ना, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उस पर चर्चा हो जाएगी, खास करके आपका नहीं ग्रेजुएशन तक का। पोस्ट ग्रेजुएशन तो यानी कि मेन सब्जेक्ट ही है, उस पर तो चर्चा होनी है आपकी, ठीक है। फिर इसमें एक चीज आपके, जैसे आपने कहा ना गृह जिला, यानी कि जो भी आप जिले के बारे में आप बताएंगे कि मैं इस जिले से हूं, है ना, तो उस गृह जिले की चर्चा आपसे होगी। सब्जेक्ट में आपकी कैसे हायर एजुकेशन से स्टार्ट होता है, मतलब आपने यदि पीएचडी किया है तो सबसे पहले पीएचडी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यदि आपने पीएचडी नहीं किया है तो फिर सब्जेक्ट में भी फिर वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो वो सब्जेक्ट आपके एमए के फाइनल ईयर के और प्रीवियस ईयर के जो भी बताएंगे उससे पूछ सकते हैं वो। उसके बाद इस बात की भी संभावना है वो आपसे भी पूछ ले सीधा सीधा कि अच्छा आप सब्जेक्ट में क्या पढ़ करके आए हैं, मैं आपसे क्या पूछूं। तो आपका ये जवाब नहीं होना चाहिए सर कुछ भी पूछ लो, मैं तो सब कुछ पढ़ के आया हूं। ये बहुत गलत जवाब है। हालांकि पढ़ के तो सब कुछ आए होंगे आप, लेकिन फिर भी आपको नहीं बोलना है। उसमें दो बातें दिखाई देती हैं कि एक तो आप यानी कि एरोगेंट पर्सन है बहुत ज्यादा, कि आपको लगता है कि सर्वज्ञ है, आपको सब कुछ आता है। दूसरा ये है कि मतलब मुझसे भी ज्यादा तुम्हें आता है, इसलिए तुम कह रहे चैलेंज कर रहे हैं कुछ भी पूछो। तो बेहतर है कि आप बिल्कुल उस जो उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको आप भुना लो। तो आप तुरंत बोलें जिस पे आपकी अच्छी कमांड हो, सर मैं अभी इस पे ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ के आया हूं, तो बेहतर रहेगा कि आप उस पर चर्चा अच्छी कर पाएंगे। तो आप उसको तुरंत आप बोल दीजिएगा, ठीक है ना, जो आप जिस पर चर्चा चाहते हैं, क्योंकि ये आपको मौका मिल भी जाए और कब नहीं भी मिले, यदि मिलता है तो उसको तुरंत बना लीजिएगा। तो वहां से भी चर्चा कई बार स्टार्ट हो जाती है। और कई बार ये होती है कि वो अपने डायरेक्ट सीधे सीधे पूछने लगते हैं, या आपके टॉपिक मैंने कहा ना पीएचडी में कहीं दिखाई दिया है, या आपका कोई रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है तो उस पर चर्चा स्टार्ट हो जाएगी वहां पर। या आपकी हॉबी आपके सब्जेक्ट से मिलती जुलती है, आपकी कोई हॉबी है उससे मिलती जुलती है। जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है और आपने कहा कि ऐतिहासिक पर्यटन करना मेरी हॉबी है, तो वो यानी कि आपसे पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन उसमें आपकी हॉबी में दिखाई दे रहा है, तो वहां से भी चर्चा स्टार्ट हो सकती है। तो चर्चा की कई पॉइंट हो सकते हैं जहां से आपसे स्टार्ट हो जाए सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बोर्ड टीचिंग, सब्जेक्ट में भी आपका एक तो नॉलेज हो गया और फिर दूसरा आपका टीचिंग हो गया, ठीक है। तो नॉलेज को चेक करने के मैंने बताया कि हायर एजुकेशन से लो की तरफ आते हैं, है ना, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ना कि बॉटम टू टॉप। नहीं 10th और 12th के बारे में नहीं पूछेंगे, आपका पीएचडी, पीएचडी के बाद एमए और एमए के बाद आपका बीएससी बीए जो भी हो वो। फिर आपका टीचिंग, तो बोर्ड टीचिंग, वहां बोर्ड लगा होगा। 3 तरह के बोर्ड होते हैं, एक ब्लैक बोर्ड, एक व्हाइट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो चौक से आप लिखते हैं ब्लैक होता है और चौक व्हाइट होता है, और ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इस पर यानी कि आप मार्कर से लिखेंगे। तो ब्लू और ब्लैक हो सकता है, मार्कर 2 तरह के रख दें वो, या एक ही मार्कर रखें, वो आपके ऊपर है, जैसे यूज करना चाहें, जैसे वहां उपलब्धता हो जाए। और तीसरा ये आपका स्मार्ट बोर्ड जिसमें आप इसमें लिख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि बीच वाले बोर्ड की संभावना ज्यादा है, ना तो ब्लैक बोर्ड आपको मिलेगा क्योंकि चौक वाला सिस्टम तो मुझे लगता है स्कूल लेवल पर रहता है, कॉलेज लेवल पर तो आप शायद ये चीजें आ गई हैं, स्मार्ट बोर्ड भी आ गया, लेकिन स्मार्ट बोर्ड में ये है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको बोर्ड मिलेगा, आप ये मान के चलिए। तो इस बोर्ड पर पढ़ाने की आप प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करना स्टार्ट कर दो। और इसमें भी ये रहता है कि आपको वो चॉइस देते हैं कि आप यानी कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे,
तो यहाँ पर भी आप इस तरह से नहीं बोलेंगे सर आप जो बताएंगे मैं वो पढ़ा दूंगा, समझ रहे ना, ये भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति हो गई है ना। तो बेहतर है कि आप बोलेंगे सर मैं ये आज यानी कि इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तो उस पर आप यानी करें, है ना। यदि वो खुद ही कह रहे हैं कि इस पे आप पढ़ाइएगा तो भी आप देख लीजिएगा, यदि आप कंफर्ट हैं तो ही पढ़ाइएगा, अदरवाइज बोल देंगे सर आज मतलब मैं अभी इसको पढ़ाने में उतना सामर्थ्य नहीं हूं या मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूं, तो खुद ही आपको चार्ज दे देंगे। अच्छा चलो तो ठीक है आप बताओ, तो बेहतर है कि उसमें आप बहुत सारी गलतियां करें कि एक ना ही तो करना है, रिस्क लेकर के देख लो क्या दिक्कत है कि सर मैं इसको इतना अच्छी तरह से अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है तो तुम क्या पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ। तो वहां यदि आप पढ़ाना स्टार्ट कर देते तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, क्योंकि वहां आपको तुरंत प्रिपेयर करना होता, एटर्नम आपको तैयारी करनी होती, और यहाँ पहले से आप तैयार हैं, तो एक बार मना करके तो देखो। नहीं वो कहेंगे नहीं आप तो इस पर पढ़ाइएगा, तो फिर आप पढ़ाना ही आपको, फिर ये दोबारा से आप नहीं बोलेंगे नहीं सर मैं इसमें नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो फिर गलत हो जाएगा। तो लेकिन आप उसमें एक बात जोड़ दीजिए साथ में कि सर मैं आप कह रहे हैं तो मैं पढ़ाता हूँ सर, लेकिन अभी मैं उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये बात जोड़ दो, तो ये कि माफी हो गई पहले से आपकी, है ना, तो उसको आप पढ़ाना स्टार्ट करें। अदरवाइज ज्यादातर तो यही है कि आपको चॉइस देते हैं कि आप क्या तैयार करके आए उसको पढ़ा लीजिए। ये भी हो सकता है कि एक आपको चॉइस मिल गई है, दूसरा वो अपनी तरफ से भी टॉपिक दे सकते हैं, है ना, तो वो यदि आप कंफर्टेबल हैं तो उस टॉपिक को पढ़ा दीजिए, चाहे तो आप इनकी सर से परमिशन लीजिए, सर इनकी और कोई आप टॉपिक दे दें सर, है ना। तो इस तरीके से आप इन्हीं चीजों से बच भी सकते हो, कहीं कहीं मना करके, और वहां इनकी जायज भी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर चीज हर समय आती हो। बेहतर है कि गलतियां बहुत ज्यादा करें, उससे बेहतर है वहां एक मना करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वहां पर इस तरह से भी आप उससे बच सकते हैं। और जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं या आपने जो सब्जेक्ट यहाँ तैयार करके जा रहे हैं, तो वहां आप ये मान के चलिए कि आपको पढ़ाने के लिए 1 मिनट से लेकर के और मैक्सिमम 5 मिनट तक मिलेगा। 5 मिनट तो नहीं मिलेगा, आप तो ये मान के चलिए 2 या 3 मिनट आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, और वो आपसे वहीं पर पढ़ाना हो सकता है, पूरा पढ़ाने का तरीका आपका देख लें, हो सकता है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी स्टार्ट हो जाए, ये आपके ऊपर मतलब वहां माहौल के ऊपर है कैसा हो सकता है। तो लेकिन ये कि आपका प्रेजेंटेशन ये है कि जो भी पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें, स्कूल में यदि कोई पढ़ा रहा है तो स्कूल की तरह वहां आप ना पढ़ाएं, है ना, क्योंकि स्कूल में और कॉलेज के पढ़ाने में थोड़ा फर्क होता है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम हर चीज को क्या करते हैं बोर्ड पर लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बड़े स्टूडेंट होते हैं, यूथ होते हैं, सारी चीजें समझते हैं, तो आप बोर्ड पर कम लिखेंगे, सामने उनके साथ में कन्वर्सेशन ज्यादा करेंगे। तो वही चीज है कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक आप लिख दीजिएगा, और उस टॉपिक को जो आप लिख रहे हैं तो बड़ा होना चाहिए, हेडिंग है मतलब, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, अब ये आपका यही खत्म हो जाता तो कोई बात ही नहीं हुई। अब यदि आपका टॉपिक बड़ा हो रहा है तो फिर नीचे वाली लाइन से वहां तक मत ले जाइए, क्योंकि यहाँ एक शब्द लिखने के लिए दूसरी लाइन का यूज नहीं करें, मतलब हेडिंग में क्या जाता है इस तरीके से लिखा जाता है ना। क्रांतिकारियों का योगदान, चाहे तो इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हो, है ना। और फिर अंडरलाइन करना ना भूलें आप, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन जरूर करें। और लिखते समय ये ध्यान रखें कि आपके बिल्कुल स्ट्रेट में जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट का ऊपर जा रहा है लिखने का, कई लोगों का नीचे चला जाता है, और ये बड़ी जो हेडिंग है वो पूरी ऑल टाइम डली रहेगी। फिर आप जो लिखेंगे इसके बाद वो आप इससे छोटा लिखेंगे साइज, इसके बाद आपका जो भी है वो जैसे आपने लिखा प्रमुख क्रांतिकारी या इसका उद्देश्य, है ना, या प्रमुख घटनाएं
है ना। उसके बाद प्रमुख क्रांतिकारी, जो भी आप लिख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि जो बड़ी हेडिंग है, आपकी मेन हेडिंग है, उससे छोटे शब्दों में आप लिखेंगे। मतलब आपके जो अल्फाबेट है ना, वो उससे छोटे होना चाहिए, ठीक है। और जब आप मान लो आपको बोर्ड छोटा दिया गया है और आपको आगे कुछ लिखना है, तो आप क्या करेंगे, ये लिखी रहेगी आपको, इसको नहीं मिटाएंगे, आप नीचे की चीजें मिटाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। हालांकि संभावना ही होती है, बोर्ड बड़ा ही रहता है कि वो एक बार में उतना ही आप लिख पाते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ हेडिंग लिख दीजिए, उद्देश्य, घटनाएं, प्रमुख क्रांतिकारी, इस तरह से। उस आपको उनके साथ में क्या करना है, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट करते हुए सहज तरीके से पढ़ाना है। वो आपका टीचिंग पर फोकस होना चाहिए बजाय लिखने के। बहुत ज्यादा बोर्ड को नहीं भरना है आपको, ठीक है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पर लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।